हेलो बच्चों, आज हमारा ये ईथर्स पर लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक सिंपल सा है, आपको भी बहुत आसान लगेगा, लेकिन फिर भी इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखते हैं ये लास्ट टॉपिक क्या है। इसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे एल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये पहला टॉपिक यूजेस ऑफ ईथर्स। लिखने का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि टाइम बचेगा और कम समय में हम ज़्यादा ले पाएंगे। पहला यूज़ ईथर्स का क्या है बच्चों? ईथर्स आर यूज एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स, फैट्स, गम्स, रेजिन्स एट्सेट्रा। देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि ऑयल, फैट्स, गम, रेजिन्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनको आपने पानी में डाल के रखा, 100 साल के लिए भी डाल के रखा तो ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे कैनॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स वाई दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। दैट्स वाई दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। लेकिन यदि हमें इनको यूज़ करना है हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए और वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ सॉल्वेंट, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्वेंट का सॉल्व करता है ईथर। बच्चों, ईथर्स ये भी इनके जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है एंड यू नो द रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और इसीलिए ऑयल, फैट्स, गम, रेजिन्स जो पानी में कभी सोल्यूबल नहीं होते यही कंपाउंड्स ईथर में बहुत रेडिली सोल्यूबल है अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक। और इसीलिए हम इन कंपाउंड्स के लिए ईथर्स का यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो नंबर 2 देखते हैं। डाईथिल ईथर इज यूज एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। ईथर के पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम हॉस्पिटल्स में क्लोरोफॉर्म यूज़ करते थे एज एन एनेस्थेटिक एजेंट, बराबर है ना। लेकिन बाद में हमने देखा कि क्लोरोफॉर्म के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे कुछ लोगों को क्लोरोफॉर्म देने के बाद हार्ट मसल्स में पेन होते थे, कुछ लोगों को वोमिटिंग होती थी, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता था एबनॉर्मल। और सबसे बुरी बात जो क्लोरोफॉर्म की थी कि यदि गलती से भी क्लोरोफॉर्म एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड मॉइस्चर, it undergoes oxidation and produces a poisonous gas called as phosgene, COCl2 gas, कार्बन क्लोराइड गैस। और गलती से भी ये फॉस्जीन युक्त क्लोरोफॉर्म किसी को दिया गया पेशेंट को तो उसकी तो जान ही चली जाएगी। तो क्लोरोफॉर्म के ये प्रॉब्लम के कारण उसके बाद हम कई सालों तक फ्रॉम द ईयर 1842 हम डाईथिल ईथर यूज़ करने लगे एज एन एनेस्थेटिक। बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारे ब्रेन में जो फैटी एसिड्स है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो डाईथिल ईथर उनमें बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। तो इसको एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करने के बाद एक्शन भी क्विक होती है। बस इतनी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि ये बहुत ज्वालाग्राही पदार्थ होते हैं पेट्रोल के जैसे, इसलिए इनको यूज़ करते वक्त बटन को स्विच ऑन स्विच ऑफ करना, लाइटर जलाना या कोई भी आग जिसमें जलती है ऐसी हमने कोई कृति नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड एनेस्थेटिक एजेंट एज कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। नंबर 3, डाईथिल ईथर इज यूज टू प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ऑल्सो एज अ रिएक्शन मीडियम इन LiLH4 रिडक्शन। बच्चों, हम पढ़ाते वक्त मजाक में बहुत बार बच्चों को बोलते हैं कि देखो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहे रिएक्टेंट साइड को हो चाहे प्रोडक्ट साइड को हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व है, चाहे इधर या उधर, एरो पर आग बंद करके आप क्या लिखिए, ड्राई ईथर। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई ईथर मीडियम में तैयार करते हैं, ड्राई ईथर मीडियम में स्टोर करते हैं और उनका ड्राई ईथर मीडियम का जो सॉल्यूशन है, उनका इथेरियल जो सॉल्यूशन है वही डायरेक्ट यूज़ करते हैं टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वी नेवर आइसोलेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम ड्राई ईथर मीडियम, क्योंकि गलती से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो इट कैचेस फायर एंड इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। LiLH4 वाली जो रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन,
उनमें भी वाटर चलता नहीं, LH4 रिएक्ट्स विद वाटर इन एक्सप्लोसिव मैनर, तो ऐसे वक्त हम डाइथिल ईथर यूज़ करते हैं एज एन इनर्ट सॉल्वेंट। नंबर 4, ईथर इज यूज इन उर्स रिएक्शन। उर्स रिएक्शन में बच्चों अल्कलाइड के साथ हम Na लेते हैं। Na कैचेस वेरी फायर इजीली इफ इट इज केप्ट इन एयर और वाटर। So to maintain the inert atmosphere in Wurtz reaction also, we carry out that reaction in dry ether medium. नंबर 5, ईथर इज यूज एज रेफ्रिजरेंट। क्यों भाई ईथर को रेफ्रिजरेंट करके यूज करता है? ईथर ये हाईली होलाटाइल पदार्थ है। जब ये आजू बाजू की सराउंडिंग हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके इवेपोरेट होते हैं, तो इवेपोरेट होने के लिए बच्चों वो क्या करेंगे, आजू बाजू हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे। अब आजू बाजू हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तो आजू बाजू का टेम्परेचर क्या होगा रे, कम। तो इस तरह टेम्परेचर कम होगा मतलब इट विल कॉज कूलिंग इफेक्ट। तो एज ईथर्स आर हाईली होलाटाइल substances, as they are very highly evaporating substances, they are also used as refrigerants. Number 6, mixture of diethyl ether and ethyl alcohol is used as a petrol under the trade name natalite. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एक इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे बहुत सारे किताबों में। नाटालाइट क्या है? तो ये डाइथिल ईथर और इथिल अल्कोहल का मिक्सचर है। इसका कम्बशन होने के बाद इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। विद हेल्प ऑफ दिस नाटालाइट वी कैन रन आवर व्हीकल्स। सो डाइथिल ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। रिमेंबर, नाटालाइट इज नथिंग बट इट इज द मिक्सचर ऑफ डाइथिल ईथर एंड इथिल अल्कोहल, है ना। अ क्वेश्चन में आस्क ऑन दिस पॉइंट। नंबर 7, it is used in perfumery and in the manufacture of smokeless powder. Maximum ethers, they have got very pleasant smell. So maximum ethers, they are used in perfumery. Further on burning, they do not produce smoke. So they are also used to manufacture smokeless powder. तो बच्चों अपने ये 7 पॉइंट्स थे और ये 7 पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान में रखिएगा। इनको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बस पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा, बराबर है। अब हम आगे का टॉपिक देखते हैं। ये आगे का टॉपिक है क्राउन ईथर्स, है ना, क्राउन ईथर्स। अब हम क्राउन ईथर्स बच्चों किसको बोलते हैं रे? क्राउन ईथर्स, क्राउन आपने, है ना, आपने ये जो कंपटीशन देखी होंगी, है ना, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स कंपटीशन देखी होंगी। तो जो लड़की आखिरी में जीतती है तो उसके सर पर एक मुकुट, एक क्राउन रखा जाता है। तो अब हम जो कंपाउंड देखने जा रहे हैं ईथर्स, इनका शेप भी क्राउन के जैसा है, इसीलिए इनका नाम रखा गया क्राउन ईथर्स, बिकॉज दे हैव गॉट अ शेप लाइक क्राउन, सो दे आर कॉल्ड एज क्राउन ईथर्स। इसके बारे में फटाफट पॉइंट देख लेते हैं। हालांकि बच्चों एनसीईआरटी सिलेबस में क्राउन ईथर टॉपिक नहीं है, अपने बोर्ड की किताब में क्राउन ईथर दिया है, लेकिन वहाँ पे लिखा है नॉन इवैल्यूएटिव स्टडी। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर नीट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपने बोर्ड एग्जाम में है तो शायद बोर्ड एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो ले लेते हैं, है ना। नॉलेज ज़्यादा का रहा तो अच्छा है, कम रहने से थोड़ा ज़्यादा रहा तो कभी भी अच्छा है। सो व्हाट आर क्राउन ईथर्स? केमिस्ट्री की भाषा में क्राउन ईथर्स कौन है? द मैक्रोसाइक्लिक पॉली ईथर्स containing large ring of carbon and oxygen atoms are called as crown ethers. ये डायग्राम आप देख रहे हैं क्राउन ईथर्स की डायग्राम है। ये जो हॉलो सर्कल देख रहे हैं आप, ये ऑक्सीजन एटम है। ये जो डॉट देख रहे हैं ये कार्बन एटम है। तो केमिस्ट्री की भाषा में क्राउन ईथर तो हमने नाम दिया सिंप्लिसिटी के लिए, लेकिन ये क्या है? मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रो मतलब लार्ज, यानी साइज में बड़े होते हैं मॉलिक्यूल्स। साइक्लिक मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग कंपाउंड है, दिख रहे आपको। पॉलीथर्स मतलब इनमें बहुत सारी इथर लिंकेज होंगी बच्चों, देखो COC लिंकेज, COC लिंकेज, COC, 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 6 COC लिंकेज है बच्चों। तो केमिस्ट्री की भाषा में क्राउन ईथर्स आर द क्राउन ईथर्स आर मैक्रोसाइक्लिक पॉलीईथर्स containing large ring of carbon and oxygen atoms and are called as crown ethers. क्राउन ईथर्स को सबसे पहले बच्चों किसने डिस्कवर किया था? वो साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स जे पेडरसन। चार्ल्स जे पेडरसन इज द फादर ऑफ क्राउन ईथर्स। सबसे पहले ये क्राउन ईथर डिस्कवर किया गया था। अब सबसे पहला फर्स्ट क्राउन ईथर कौन है बच्चों?
18 क्राउन 6। आप बोलेंगे सर ये 18 क्राउन 6 ये यानी क्या है, ये टेक्निक कैसा है नाम लिखने का। ये जो पहला नंबर है ना बच्चों, ये आपके क्राउन ईथर में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम मिला के जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहते हैं रिंग में, वो दर्शाते हैं। जैसे इस रिंग में देखो आप, ये हॉलो सर्कल देखो, ऑक्सीजन, ये ऊपर वाले 3, नीचे वाले 3, 6 ऑक्सीजन एटम है। और ये डॉट देखो, ये 12 है, तो ये कार्बन है, तो 12 कार्बन है और 6 ऑक्सीजन एटम है। 12 और 6 टोटल एटम कितने हो गए? 18। तो पहला जो नंबर है नाम में, वो दर्शाता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग। उसमें कार्बन ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट के एटम आएंगे। तो पहला नंबर क्या क्या दर्शाता है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग, एंड दिस नंबर इंक्लूड्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर बाद में लिखते हैं क्राउन टू इंडिकेट दैट इट इज अ क्राउन ईथर। फिर बाद में लिखते हैं 6। ये 6 क्या है? देखो इसमें 6 ऑक्सीजन है। तो दूसरा जो नंबर है बच्चों, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ओनली। दूसरा जो नंबर है इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ओनली। तो जब हम बोलते हैं 18 क्राउन 6, मतलब आपको समझ में आएगा कि क्राउन ईथर है, इसमें टोटल 18 एटम्स की रिंग होगी और 18 में से 6 ऑक्सीजन एटम होंगे। 18 में से 6 ऑक्सीजन और बचे हुए 12 क्या होंगे? कार्बन। तो चलो ये हो गया। तो ये क्राउन ईथर है, 18 क्राउन 6 ईथर, एंड दिस वाज द फर्स्ट क्राउन ईथर। तो ये हो गया इसके बारे में। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, नेमिंग ऑफ क्राउन ईथर्स। कैसे हम इनको नेम लिखते हैं? एन क्राउन एम, एन क्राउन एम, एन क्राउन एम मतलब कैसे रे बच्चों? एन क्राउन एम का मतलब कैसे? एन क्राउन एम, एन जो है ना, इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके। जैसे यहाँ पे देखो टोटल कार्बन एटम 12 है, ये डॉट यानी कार्बन, ये यानी ऑक्सीजन। 12 कार्बन और 6 ऑक्सीजन, टोटल कितने एटम हो गए रिंग में? 18। तो यहाँ पे n की वैल्यू इसके लिए 18 होंगी। व्हाट इज m? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ओनली। ये देखो 6 ऑक्सीजन एटम है, तो मैं इस ईथर का नाम कैसे लिखूंगा? 18 क्राउन 6, कि भाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग है 18, उसमें 18 में से 6 ऑक्सीजन एटम है, मतलब बचे हुए 12 कौन है? कार्बन। तो 18 क्राउन 6 ये इसका नाम हो गया। प्रॉपर्टीज देखो, क्राउन ईथर में ऑक्सीजन है बहुत सारे, हर ऑक्सीजन के पास बच्चों 2-2 लोन पेयर्स रहती हैं। तो जब क्राउन ईथर्स किसी मेटल आयन के साथ रिएक्ट होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव आयन है, K पॉजिटिव आयन है, Li पॉजिटिव आयन है, तो क्राउन ईथर के जो ऑक्सीजन है वो अपने में 2 में से एक लोन पेयर उस मेटल आयन को डोनेट करके उसके साथ क्या करते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अब जैसे ये 18 क्राउन 6 ईथर है, ये कौन है? 18 क्राउन 6 ईथर है। तो ये 18 क्राउन 6 ईथर की ये कैविटी है, और इसकी कैविटी की साइज और K पॉजिटिव आयन की साइज मिलती जुलती है। देखो, और ये कैविटी के अंदर ये K पॉजिटिव आयन जाके बैठता है, ये कैविटी के अंदर K पॉजिटिव आयन जाके बैठता है, और हर ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इसको क्या करता है? डोनेट। हर ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर इसको क्या करता है? डोनेट। और इस तरह स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरह, अच्छा कोई भी मेटल आयन इस कैविटी में जाके बैठेगा ऐसा नहीं बच्चों। जिस मेटल आयन की साइज क्राउन ईथर के इस कैविटी के साथ परफेक्टली मैच होती है, वही मेटल आयंस इस कैविटी में जाके बैठते हैं। फिर इस मेटल आयन के साथ ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर देके इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। और इस तरह मेटल आयन क्राउन ईथर ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तैयार। अब देखते हैं आगे। सो रिमेंबर, क्राउन ईथर्स फॉर्म स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस विथ मेटल आयन with the help of lone pair of electrons on oxygen atoms। तो ये हो गया। और कौन सा मेटल आयन कैविटी में जाके बैठेगा? ओनली दोज मेटल आयंस, है ना, ओनली दोज मेटल आयंस क्राउन ईथर्स कैप्चर, ओनली दोज मेटल आयंस, है ना, हुज आयोनिक साइज मैचेस विद द साइज ऑफ दिस कैविटी साइज। ऐसा नहीं जैसे Li पॉजिटिव बहुत छोटा है कैविटी की साइज की तुलना में, तो Li पॉजिटिव नहीं बैठता, Na पॉजिटिव को कैप्चर नहीं करता।
मतलब समझ लो मिक्सचर में Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Li पॉजिटिव आयन है, तो ये क्राउन ईथर जो है 18 क्राउन 6 ईथर, इसकी कैविटी साइज K पॉजिटिव आयन के कैविटी साइज के साथ मैच होती है, तो ये सिर्फ बराबर K पॉजिटिव आयन को ही कैप्चर करेगा और फिर उसके साथ इस तरह ऑक्सीजन की लोन पेयर की मदद से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा और एक स्ट्रांगली बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो इस तरह आपको ध्यान में आऊंगा कि मिक्सचर में से K पॉजिटिव आयन को अलग करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर 3, 18 क्राउन 6 ईथर कैप्चर्स K पॉजिटिव आयन। क्यों? क्योंकि सिर्फ K पॉजिटिव आयन की आयोनिक साइज इस कैविटी साइज के साथ मैच होती है। 15 क्राउन 5 ईथर कैप्चर्स Na पॉजिटिव आयन साइज। 15 क्राउन 5 ईथर मतलब टोटल 15 टर्म की रिंग रहेंगी, उसमें से 5 ऑक्सीजन रहेंगे, 10 कार्बन, तो वो क्राउन ईथर की कैविटी साइज थोड़ी छोटी रहती है इससे, तो उसमें K पॉजिटिव आयन से जो छोटा आयन है Na पॉजिटिव आयन वो कैप्चर किया जाता है। इवन अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव आयन, अल्किल अमोनियम आयन RNH3 पॉजिटिव आयन को भी क्राउन ईथर उनके साथ क्या फॉर्म करते हैं? कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं। तो इस तरह ये किनकी प्रॉपर्टीज है। अब बच्चों देखते हैं यूजेस। पहला, क्राउन ईथर्स आर यूज्ड टू सेपरेट आयंस लाइक K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आयन फ्रॉम द मिक्सचर। जैसे बच्चों समझ लो मिक्सचर है, उसमें Li पॉजिटिव आयन है, K पॉजिटिव आयन है, Na पॉजिटिव आयन, एंड समझ लो यू वांट टू सेपरेट K पॉजिटिव आयन फ्रॉम द गिवन मिक्सचर, K पॉजिटिव आयन। अब आपको नॉलेज है बच्चों क्राउन ईथर का, and you know the ionic size of K positive ion exactly matches with the cavity size of 18 crown 6 ether. So what will you do? You will add 18 crown 6 ether in that mixture. Now what happens? 18 crown 6 ether, it will capture only K positive ion because the ionic size of K positive ion exactly matches with the cavity size of 18 crown 6 ether. तो K positive ion के साथ वो bond form करेगा, बाकी दो आयन के साथ नहीं, Li पॉजिटिव आयन Na पॉजिटिव आयन के साथ नहीं। तो K पॉजिटिव आयन के साथ उसने क्या फॉर्म किया? कोऑर्डिनेट फॉर्म किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, जिसको हम अलग कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स को। बाकी ये दो आयन अलग हो गए, K पॉजिटिव आयन क्या हो गया? यदि मुझे Na पॉजिटिव अलग करना है तो फिर इस Na पॉजिटिव आयन के आयोनिक साइज के साथ किसकी कैविटी साइज मैच होती है? 15 क्राउन 5 ईथर की। अब मैं वो डालूंगा 15 क्राउन 5 ईथर, ये बराबर Na पॉजिटिव आयन को कैप्चर करेगा, बाकी दोनों को नहीं, यानी ये अलग हो गया उससे। तो इस तरह क्राउन ईथर्स आर यूज्ड टू सेपरेट मेटल आयंस लाइक K पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव आयन फ्रॉम द मिक्सचर। क्राउन ईथर्स आर आल्सो यूज्ड टू सेपरेट अनायंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। अनायन को भी ये क्या कर सकते हैं? कैप्चर या सेपरेट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी की आवश्यकता नहीं, एक्चुअली ये टॉपिक ही नहीं है एनसीईआरटी सिलेबस में। फिर नंबर 3, क्राउन ईथर्स आर आल्सो यूज्ड टू डिसॉल्व आयोनिक कंपाउंड्स इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बच्चों ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट यूज है, आपको मालूम है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब समझ लो आयोनिक कंपाउंड है और आप चाहते हो उसको किसी नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना। अब प्रॉब्लम क्या देखो, कंपाउंड है आयोनिक, सॉल्वेंट है ऑर्गेनिक, सिमिलरिटी कुछ भी नहीं। तो आयोनिक कंपाउंड डायरेक्ट डालेंगे आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा नहीं। तो क्या करेंगे आप क्या कीजिए, वो जो आयोनिक कंपाउंड है, वो जो मेटल आयन है, आयोनिक कंपाउंड है, उसमें क्राउन ईथर डाल दो। क्राउन ईथर क्या करेगा? मेटल आयन को कैप्चर करेंगे अपने कैविटी में और उस आयोनिक कंपाउंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, बराबर। अब ओवरऑल ये जो पूरा कंपाउंड बना, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि आजू बाजू में सब ऑर्गेनिक मटेरियल है, मेटल आयन बीच में। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाया क्राउन ईथर ने मेटल आयन के साथ, आयोनिक कंपाउंड के साथ, अब वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दो। अब जो आप डाल रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स, अब वो ऑर्गेनिक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब ये क्राउन ईथर जिसने आयोनिक कंपाउंड के साथ आयोनिक बॉन्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया है, अब ये डाल दो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, ये इसमें कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होगा। तो जो आयोनिक कंपाउंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, क्राउन ईथर की मदद से हम उनको नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल बना सकते हैं। नंबर 4, कुछ ऐसी रिएक्शंस है कि देखा गया है कि क्राउन ईथर्स दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट।
दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो बच्चों क्राउन ईथर्स के बारे में बस इतनी जानकारी थी, कोई इसके ऊपर ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में सिलेबस में है, मेरे पास टाइम भी था आज, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, आज बस इतना ही। आज हमारा ईथर बहुत अच्छे से पूरा हो गया और हम कल से नया चैप्टर चालू करेंगे। और रही बात नोट्स की, तो अपने कोचिंग क्लास के ऐप पर हम डाल देंगे। तो ठीक है, तो हर रोज़ मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बाद वो आप नोट्स पढ़ते जाइएगा तो आपका परफेक्ट होता जाएगा।